नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जब भी हम फिल्मों की बात करते हैं तो खासतौर पर बॉलीवुड की हम बात करते हैं तो संगीत को उसकी रूह माना जाता है और इसी रूह में जान फूंकने का काम करते हैं उसके गीतकार और संगीतकार। हमारे साथ ऐसे ही एक कलमकार मौजूद है जिनका लिखा दिल को गुलाब कर देता हो। इरशाद कामिल जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है इरशाद जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाने लिखते हैं जब आप, एक बड़ा नाम इरशाद कामिल का है, लेकिन सफर की शुरुआत बहुत आसान नहीं रही होगी। कैसे सफर रहा? सफर तो जैसा होता है कि सफर होता है। शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं बेसिकली पंजाब के एक छोटे से कस्बे से हूँ जो अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है, मलेरकोटला। अब तो डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है। वो पंजाब के मलेरकोटला से हूँ और वहाँ से फिर मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने हिंदी में एमए भी किया। फिर वहीं पे पढ़ते पढ़ते मैंने डॉक्टरेट भी किया वहाँ। और डॉक्टरेट करने के बाद फिर मैं मुंबई गया। और मुंबई जाने के बाद जैसा होता है, एक अलग किस्म की दुनिया है। वैसी दुनिया शायद हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में नहीं है। वैसी दुनिया माया नगरी कहा जाता है। और ख़ासकर फिल्मी दुनिया जो है वो बहुत ही अलग किस्म की दुनिया है। वहाँ एक अलग किस्म का संघर्ष होता है। आप काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, आपको नहीं उस तरह की कई बार रिस्पॉन्सेस वैसे नहीं मिलते, आप मायूस भी होते हैं। पर मुझे लगता है कि ये तो हर जगह होता है ज़िंदगी में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और अल्टीमेटली चीज़ें धीरे धीरे होनी शुरू हो गई। और जब शुरू हुई तो फिर सब पिछला भूल गया। पत्रकारिता की दुनिया से शुरू हुआ सफर। पत्रकार बनते बनते लेखक बन गए। पत्रकारिता भी लिखने का ही काम होता है, लेकिन गाने लिखने का ख्याल कैसे आया? कभी ये इच्छा नहीं हुई कि हैंडसम इरशाद कामिल कभी हीरो भी हो सकते हैं? हैंडसम कहने के लिए शुक्रिया, आपने खुश कर दिया मुझे। तो खैर ऐसा ख्याल मुझे नहीं आया ईमानदारी से। वो पत्रकारिता की भी शुरुआत बड़ी एक इत्तेफाक की बात थी। और फिल्मों में जाना या फिल्मों के लिए गाने लिखना बहुत पहले से मेरे दिमाग में था। और जब मैं ये सोच रहा था कि मुझे फिल्मों में जाना है, उस दौरान मैं ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं, जैसे मैंने कहा, कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग गया। और एक ऐसी वॉक इन इंटरव्यू निकला था उन दिनों, तो किसी दोस्त के साथ मैं चला गया था और वहाँ एक छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम दिया तो मैं पास हो गया और मैं पत्रकार बन गया, क्योंकि पढ़ाई मैं वही कर रहा था, पत्रकारिता की पढ़ाई भी मैंने की है। और उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया हुआ था लेक टंडन साहब का। लेक टंडन साहब का इंटरव्यू लेने के लिए गया तो उनको लेखक की ज़रूरत थी। वो कुछ शूट करने के लिए आए हुए थे चंडीगढ़ में। तो उन्होंने मुझे पिक किया और वो मुझे बॉम्बे लेके गए। तो लेखन की शुरुआत हुई, पत्रकारिता का काम आपने जब किया, डॉक्टर इरशाद कामिल बन गए, लेकिन साहित्य के डॉक्टर, और आज बड़ा नाम है। सुना परिवार वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे, इलाज करने वाला नहीं। वो इस वजह से साहित्य के लिए मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। मैं गीतकार बनना चाहता हूँ तो कम से कम उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी भाषा पे पकड़ हो, आपको लफ्ज़ों का इतिहास पता हो। तो वो जानने के लिए मैंने हिंदी में एमए किया, फिर जैसा मैंने कहा डॉक्टरेट भी किया। तो वजह वो थी, वो बनाना मुझे इंजीनियर चाहते थे, लेकिन इंजीनियर बनने की काबिलियत मुझ में शायद थी नहीं। वो पहले ही साल जब मैंने साइंस ली तो पहले ही साल, जिसे कहते हैं एक फ्लंक, वो फिजिक्स में चला गया, उड़ गया, जिसको बोलते थे हमारी भाषा में, और मैथ में उड़ गया। तो वो दो सब्जेक्ट में मैं उड़ गया था। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है। मैं थोड़ा साहित्य प्रेमी किस्म का इंसान हूँ, मुझे इसी में कुछ करना चाहिए। साहित्य की हम बात करते हैं तो भाषा बहुत ज़रूरी हो जाती है। उर्दू को लेकर कई बार कहा जाता है, हिंदी को लेकर कहीं कहा जाता है। साहित्य की क्या भाषा आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो साहित्य को रिच बनाती है? साहित्य को रिच विचार बनाते हैं, भाषा नहीं बनाती।
भाषा सिर्फ एक माध्यम है और भाषा की इजाद भी सिर्फ विचारों के आदान प्रदान के लिए हुई थी। आज भी अगर साहित्य को कोई चीज समृद्ध बनाती है तो वो भाषा ही बनाती है, वो विचार ही बनाता है। भाषा एक माध्यम है जो उसको समेटे रखती है विचार को। आपने देखा होगा अक्सर सियासत में बातें होती है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, संस्कृत हिंदुओं की भाषा है। आप खुद सनातन स्कूल से पढ़े, स्कूली पढ़ाई सनातन से हुई है, आपसे बेहतर इस चीज का जवाब खासतौर से ऐसे लोगों को जो सब चीजों को अलग करना चाहते हैं उनको बेहतर नहीं हो सकता। जी 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 क्या कहना चाहेंगे? मेरे स्कूल का नाम ही यही था, सनातन धर्म प्रेम प्रचारक हाई स्कूल। यहाँ से मैंने मैट्रिक की और उसके बाद फिर मैंने हिंदी में पीएचडी की और समकालीन कविता पे डॉक्टरेट किया मैंने। मुझे हिंदी से प्यार है तो मैं हिंदी पढ़ने लगा। मैं पंजाब से हूँ तो पंजाबी का आना एक ज़रूरी बात थी क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहता हूँ, उस राज्य में रहता हूँ। अब एक मुस्लिम परिवार से हूँ तो उर्दू भी एक थोड़ा बहुत मेरे खून में होगा ही, क्योंकि वो ज़बान भी हमारे इलाके की ज़बान है, हमारे शहर की ज़बान है, थोड़ा बहुत वो भी है। तो भाषाएं मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। भाषाएं मोहब्बत के साथ जुड़ी हैं। जो आदमी भाषा को मोहब्बत करता है, भाषा उससे मोहब्बत करने लगती है। गाने जब आप लिखते हैं तो कहीं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि शायर या कवि वही बन पाता है जिसको 5 बार 10-20 बार प्यार हुआ हो या जिसका 10-20 बार दिल टूटा हो। लगता है आपको कि इन चीजों से कुछ दर्द बाहर निकलता है जब गीत हम रचते हैं तब? अगर ऐसा होता तो आप ये बताइए कि दुनिया में कौन सा इंसान है जिसको प्यार नहीं हुआ? सारे के सारे तो शायर नहीं बने जी। मुझे लगता है कि शायर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप किसी चीज़ को महसूस किस तरह से करते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और महसूस करने के बाद, एक अलग नज़रिए से देखने के बाद उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मोहब्बत से, दिल टूटने से अगर कोई शायर बन जाता तो मुझे लगता है सारी दुनिया ही शायर होती। सबके दिल टूटते हैं, कहीं ना कहीं मोहब्बत की परिभाषा भी सबकी अपनी अलग होती है। सबकी अलग होती है मोहब्बत की भाषा। और देखिए बात ऐसी है ना, वो मोहब्बत एक तरफा हो या दो तरफा हो, वो होती तो है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे तो कभी मोहब्बत हुई ही नहीं, ये नहीं माना जा सकता। 2-4 बार दिल टूटेगा तो शायर बन जाएगा, तो दिल तो ज्यादातर लोगों का टूटा ही हुआ है, तो वो शायर तो नहीं बने। इरशाद जी गाना लिखते हैं, किसी भी चीज के जब ख्याल आता है तो गाने के लिए किरदार कोई होता है मन में, या जब कहा जाता है कि आपको फलाना सिचुएशन पर लिखना है तो क्या विचार जन्म लेता है कि गाना कैसा होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा आपके गानों में बहुत सारी वैरायटीज है, युवा पीढ़ी के गाने भी आपके पास हैं, और साहित्य में जो हिंदी को जो आप पिरोते हैं, एक जिनको कहते हैं कि जो कविताओं को आपने जिंदा रखा है फिल्मी गानों में, बहुत लंबे समय बाद कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि कोई गीतकार इनको जिंदा रखे हैं। वो मैं किरदारों के साथ ही रहता हूँ, मैं किरदारों के लिए ही गाने लिखता हूँ। असल में जब मैं किसी फिल्म के लिए गाने लिखता हूँ, वो कोई भी फिल्म हो, वो रॉक स्टार हो या जब वी मेट हो या लव आजकल हो, तमाशा हो या जवान हो या टाइगर 3 हो, कोई भी पिक्चर हो, जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं वो किरदार हो जाता हूँ। और जब मैं किरदार हो जाता हूँ वो घटना मेरे साथ घट रही होती है जो असल में बाद में आप पर्दे पे देख रहे होते हैं। जब मेरे साथ घटना वो घट रही होती है, जो मैं महसूस करता हूँ बतौर, जैसे रॉक स्टार में जॉर्डन जो महसूस करेगा, मैं वही लिखने की कोशिश करता हूँ। या तमाशा में जो वेद महसूस करेगा वो लिखने की कोशिश करता हूँ। या रांझना में कुंदन को कैसे लगा होगा तो वो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। बड़ी बात है कि आमतौर पर किरदार में एक्टर को उतरना होता है, और गीतकार के तौर पर जब आप किरदार में उतरते हैं तो आप कहते हैं, और वाकई में जब आप लिखते हैं, जो गाने तैयार होते हैं, जब संगीत के साथ उनमें नई जान आती है तो नजर आता है कि वाकई में दिल को छू रहा। जो मैंने बात कही अभी कि जब उनकी कलम चलती है तो दिल गुलाब हो जाता है। तो कुछ ऐसे गाने आपको लगते होंगे कि जिन गानों को आपने बहुत पहले सोचा हो, जैसे साडा हक एथे रख, चूंकि आपने पंजाब की भी बात की है, साडा हक एथे रख, कैसे गाने की शुरुआत होती है, क्या दिमाग में था? ये असल में एक स्लोगन था जो बहुत पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल की मैंने बात की, तो घर से स्कूल जाते थे तो दीवारों पे स्लोगन
लिखे रहते थे। तो उन दिनों किसानों की वहाँ पे कुछ मजदूरों की हड़ताल चल रही थी हमारे इलाके में, तो उन्होंने ये स्लोगन लिखा हुआ था कुछ, वो हड़ताल वालों ने, साडा हक इत्थे रख, पंजाबी में। कोई भी, वो कोई दफ्तर में काम कर रहा हो उस लिहाज से भी, किसी मिल में मजदूरी कर रहा हो उस लिहाज से भी, या हम दूसरे राइट्स की, मोहब्बत के राइट की भी बात करें, तब भी वो साडा हक इत्थे रख एक वाजिब फ्रेज था। तो मुझे लगा एक जगह मिली रॉकस्टार में कि एक इंसान है जो मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा है या मोहब्बत चाहता है किसी से, और जैसा कि होता है समाज आड़े आ जाता है, तो वो समाज को कहता है कि साडा हक इत्थे रख। जो ज़िंदगी आप जीते हैं कहीं ना कहीं वो आपके लेखन में, अगर आप जो भी काम करते हैं, या पेंटर हों या आप संगीतकार हों, उसमें दिखाई दे जाती है। तो इस तरह से मेरे पीछे जो मैंने जिया है उसकी थोड़ी थोड़ी झलकियां मिल जाती हैं मेरे गानों में। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन इसमें भी है? हमारी पिक्चरें, ज़्यादातर हमारी फिल्में जो होती हैं उसमें मोहब्बत के गाने तो होते ही हैं, और हमसे पहले भी, मुझसे पहले भी हज़ारों लाखों मोहब्बत के गाने लिखे गए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो ना लिखी गई हो मोहब्बत में। वो गालिब साहब का एक शेर है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। अब यहाँ पे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि उन्होंने लिखा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, गालिब का अंदाज़े बयां और है। वो ये भी लिख सकते थे एहसासे बयां और, पर उन्होंने एहसासे बयां और नहीं लिखा, अंदाज़े बयां। बात वही होती है, आप किस तरह से उसको पिरोते हैं लफ्ज़ों में, किस तरह से सामने लेके आते हैं, क्योंकि मोहब्बत का जज्बा वही है। आपका समझने का, सोचने का, उसको बयान करने का तरीका अलग हो सकता है, वही मैं कोशिश करता हूँ। इस समय जो है अलग अलग तरह की सीरीज का दौर है, खासतौर से ओटीटी सीरीज आती है, अलग अलग फिल्में थी, अलग अलग जोनर की फिल्में देखी आपने, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है। कितनी, कहते हैं क्या, रियलिटी के नजदीक होती है ओटीटी, ऐसा लगता है आपको कुछ उसमें? वेब सीरीज जो होती हैं उन पे रिसर्च ज़्यादा होती है, उन पे तहकीकात ज़्यादा होती है, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस वर्क होता है। मेरे टाइम फ्रेम की बाउंडेशन भी नहीं है उनमें, और उनमें टाइम फ्रेम की बाउंडेशन भी नहीं है, और दूसरे एक ऑथेंटिक सीरीज बनाते हैं तो लोग उसको देख लेते हैं। फिल्मों के अलग प्रेशर होते हैं, उनको अलग तरीके की एक ऑडियंस चाहिए होती है, खासकर सिनेमा के लिए या ओटीटी की ही फिल्मों के लिए। ओटीटी पे वेब सीरीज ज़्यादा मेरे हिसाब से वर्क करती हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं बनिस्बत फिल्मों के। फिल्में आज भी लोग सिनेमा में ही देखना पसंद करते हैं, और इससे फ़र्क क्या हुआ है कि वेब सीरीज में गानों की अहमियत उतनी नहीं रहती जितनी फिल्मों में रहती है। फिल्मों में गानों की अहमियत क्यों रहती है? वो इस वजह से रहती है कि बहुत सारी बड़ी बात जो एक राइटर को, स्क्रीन प्ले राइटर को 4 सीन में या 6 सीन में कहनी होती है, वो 3 मिनट के गाने में बड़ी आसानी से कह सकता है। तो फिल्मों में गाने ज़्यादा वर्क करते हैं बनिस्बत ओटीटी के, ये फ़र्क ज़रूर है। एक चीज़ ऐसी भी आने लगी कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, कंटेंट आपके पास अच्छा आने लगा है, टैलेंट आपके पास बहुत अच्छे आने लगे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिल्मों के नाम को लेकर, गानों के बोल को लेकर या फिर कपड़ों को लेकर सियासत हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन होती है, या जिस तरह की डिमांड होती है, जिस तरह से उसे कहा जाता है कि ये फिल्म है या ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए गाना लिखना है, तो वो अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से कोशिश करता है और वो गाना लिख देता है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है बतौर राइटर आप अपनी एक ईमानदार कोशिश करते रहना आपका काम है, और उस कोशिश में कितनी ईमानदारी है या कितनी ईमानदारी नहीं है या क्या किस चर्चा में आ रहा है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना मेरे ख्याल से आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते उसके बारे में। कहते भी है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कितने करीब आप पाते, अभी जो साहित्य रचा जा रहा है, आपको लगता है कि कितनी चीज़ें उनमें वास्तविकता के करीब है, जो हकीकत बयां करते हो, ऐसा लगता है आपको कि अभी जो साहित्य रचा जा रहा है वो? साहित्य समाज का दर्पण जरूर होता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि साहित्य की हर किताब ही समाज का दर्पण हो। साहित्य में भी
कुछ प्रतिशत ही साहित्य होता है जो समाज का दर्पण होता है। बहुत सारा कुछ ऐसा भी होता है जो साहित्य का दर्पण नहीं होता, जो कोरी कल्पना होती है, और कल्पना के बिना भी साहित्य नहीं लिखा जा सकता। देखिए, ना तो यथार्थ के बिना साहित्य हो सकता है, ना कल्पना के बिना साहित्य हो सकता है। पूरी कल्पना भी साहित्य नहीं है, पूरा यथार्थ भी साहित्य नहीं है। थोड़ा दोनों का एक मिश्रण और वो सही मिकदार, वो असल में साहित्य है। आजकल जो लिखा जा रहा है, जो ईमानदार कोशिश है, उसमें आपको वो मिकदार सही रेशो में मिलेगी, वो मिकदार सही जगह पे मिलेगी। जाते होंगे तो अभी भी लगता होगा देखकर आपको कि पढ़ने वाले लोग हैं, अभी भी कदरदान मिलते हैं। कोई ऐसा किस्सा आपको लग रहा हो जिसमें आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई यूनिक सा किस्सा हो जो आपको बहुत रोमांचित कर गया हो एक साहित्यकार, एक लेखक के तौर पर? जिस तरह से लोग गानों के बारे में बात करते हैं और जिस तरह से जिस मोहब्बत से मिलते हैं, नज़मों की बात करते हैं, गज़लों की बात करते हैं मेरी, जो कि मैंने उतनी पब्लिक की भी नहीं है। मेरी यही 1 महीना नज़मों का किताब आई है, या काली औरत का ख्वाब आई है, या नाटक आया है बोलती दीवारें। लोग जब उनकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई पढ़ा जा रहा है। गानों की बात करते हैं और एक एक पंक्ति की बात करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से मिला था तो वो उस बात का जिक्र कर रही थी। वो एक आपका गाना आया था, उस गाने में आपने ये बात लिखी थी कि मीठे से होके लोग आपसे झूठ बोल देते हैं। वो बड़ी अच्छी बात थी, लिखी थी। अब ये अगर कोई किसी एक बात पे, वो बेसिकली एक गाना है नज़र लग जाएगी, उसका जिक्र कर रहे थे वो। तो अगर कोई एक लाइन पे आपसे 10 मिनट बात कर सकता है, अगर कोई आपके गानों पे 20 मिनट बात करते हुए एक्साइट हो रहा है, खुश हो रहा है, तो लगता है कि आप पहुंच रहे हैं लोगों तक। कभी लग रहा है कि बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि इरशाद कामिल के अंदर से भी बहुत कुछ आना बाकी है? पहली बात, मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। दूसरी बात, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा बहुत कुछ खर्च हो गया है। मुझे लगता है कि जितना मैंने किया है उससे शायद बहुत ज़्यादा है जो अभी आना बाकी है, जो वक्त के साथ आएगा, जो अलग अलग माध्यमों से आएगा। कुछ ऐसी पंक्तियां जो आपने अभी कहीं ना गुनगुनाई हो या ना किसी को सुनाई हो, हमारे दर्शकों के लिए कुछ 4 पंक्तियां। मेरी परछाई मुझको रोज ताना मार देती है, मेरी परछाई मुझको रोज ताना मार देती है, वफादारा वफाओं की तमन्ना मार देती है। ये सच्चाई समझकर जान के मैंने मोहब्बत की, ये सच्चाई समझकर जान के मैंने मोहब्बत की, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया मार देती है। जबरदस्त है। नाम इरशाद कामिल, तो जब नाम रखा गया था तो लगता था कि आप इसीलिए बने कि इरशाद 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 सुनते रहें जी। लेकिन ये भी सुना कि शायद नाम आपको पसंद नहीं था। ये नहीं, नाम मुझे पसंद था। ये मेरी माँ, असल में मेरी अम्मी जो थी, वो उन्होंने रेडियो पे प्रोग्राम चलता था तामिल इरशाद। वो तामिल इरशाद रात को प्रोग्राम, मतलब ये होता था कि आप पसंद के गीत के लिए चिट्ठियां भेजते थे और रेडियो वाले चलाते थे, अब भी चलाते हैं। वो तामिल इरशाद में उनको इरशाद बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने मेरा नाम इरशाद रख दिया। मुझे पसंद था नाम, लेकिन मुझे बड़ा छोटा ऐसा लगता था कि ये कुछ और भी रख दे साथ में तो ज्यादा अच्छा हो। तो मैंने बोला भी माँ को अपनी, तो एक्सटेंशन में फिर हमने मतलब उसने इरशाद कामिल नाम रख दिया। ऐसी कोई चीज थी जो आप नाम में जोड़ना चाहते थे? जब रोल कॉल में मेरा नाम आता था तो इससे पहले कि मैं यस मैम बोल पाऊं और मेरा नाम ही निकल जाता था, कोई किसी दूसरे का नाम आ जाता था तब तक। तो मैंने सोचा थोड़ा नाम लंबा होना चाहिए, कम से कम मैं यस मैम यस मैम बोलने का स्पेस तो मिल जाए। नई फिल्में जो बन रही है, जो सीरीज बन रही है, इनमें कई बार टॉपिक तो अच्छे होते ही होते हैं। इम्तियाज अली साहब का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी आपके साथ ट्यूनिंग उनकी है, आपकी उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। कैसे जब ट्यूनिंग बनती है, जब फिल्में आपने जब बनाई है इम्तियाज साहब के साथ, तो जिक्र होता है गानों को लेकर, कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं कि कोई गाना कैसे होना चाहिए? नादान परिंदे जो गाने की भी हमने कुछ कहानी सुनी है कि वो कोई शब्द कुछ और था उसके लिए। जी 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 जी, वो असल में क्या होता है, वो इम्तियाज अली हों या आनंद अल राय हों या एक और हमारे डायरेक्टर दोस्त हैं अली अब्बास जफर, जिन्होंने सारी पिक्चर मेरे साथ ही की हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिनके साथ काम करते हुए गानों पे काफ़ी चर्चा हो जाती है।
गानों पे चर्चा होने का मतलब ये है कि डायरेक्टर आपको उतना ही नहीं बताता जो उसको चाहिए होता है। वो तो बताता तो है, लेकिन उसके बारे में बहुत फिक्स नहीं होता कि आप बताओ आप क्या सोचते हो इस सिचुएशन के बारे में। तो जब एक बात डिस्कशन में जाती है तो डिस्कशन में दो दिमाग मिलते हैं, तो कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं पसंद आता है, कुछ दो क्रिएटिव दिमाग एक अलग जोन में निकल जाते हैं। और जितनी देर वो उस पर बात करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उतना बेहतर मुझे लगता है काम होता रहता है। तो वो इम्तियाज़ हों या अली अब्बास ज़फ़र हों या आनंद एल राय हों, इन सब के साथ उसी तरह से होता है और एक खूबसूरत चीज़ निकल के आ जाती है सामने। वो भले इम्तियाज़ की रॉक स्टार हो या आनंद की रांझना हो या अली अब्बास ज़फ़र की पिक्चर हो, ये टाइगर सीरीज़ हो। दो क्रिएटिव माइंड बिना अपने आप को फिक्स किए कि हमें यूं ही करना है, यही करना है, ओके, हमें गाना बनाना है, इस तरह की सिचुएशन है, कैसे हम बेहतर गाना बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा डिस्कशन उतना ज़्यादा अच्छा काम। यूथ के बारे में कहते हैं इस समय, जब हम कई सेलिब्रिटीज से मैंने बात की, जब उनसे मैं बात करता हूँ कि मौजूदा दौर में होता है, तो लोग कहते हैं कि पेशेंस नहीं है यूथ में। प्रोफेशनल ज्यादा है पुराने लोगों की तुलना में, लेकिन पेशेंस कम है। बहुत जल्द वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए इरशाद कामिल क्या संदेश देना चाहिए? मुझे लगता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। जल्दी उतनी कुछ नहीं होती चीज़ें जितनी हम सोच लेते हैं, वक्त लगता है। लेकिन आभास आजकल ये होता है कि हमें जल्दी से चीज़ें मिल गई हैं। असल में हम शायद विजडम और नॉलेज को डिफरेंशिएट करके नहीं देख पा रहे हैं, है ना। जानकारी एक और चीज़ है, ज्ञान एक और चीज़ है। तो जल्दबाजी से तो कहीं पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह है इरशाद कामिल जी, जिन्होंने फिल्मों के अलावा कलम पर बात की, गाने कैसे बनते उस पर बात की, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह की कि जो मौजूदा युवा पीढ़ी है उसके ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें पेशेंस की बहुत कमी है। तो जानकारी होना और ज्ञान होना, जब विजडम तक पहुंचना है तो इनका होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये बहुत बेहतरीन संदेश इरशाद कामिल जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।